आज मैं कक्षा 9वीं के लिए गणित विषय लेके आया हूँ। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ अध्याय 5 एक चर का रैखिक समीकरण। ध्यान देना बच्चों, शब्द से ही स्पष्ट है कि एक चर का रैखिक समीकरण। एक चर अर्थात आप जानते हो चर राशि किसको बोलते हैं? जिसकी राशि हमें ज्ञात नहीं होती उसको हम चर राशि से व्यक्त करते हैं। जैसे ए से लेके जेड तक जो अपना 26 अक्षर होता है, इसी में से कोई भी एक अक्षर लेके हम मान के चलते हैं, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? चर राशि बोलेंगे। तो एक चर बोला गया है। एक चर अर्थात ए से लेके जेड तक में कोई सा भी एक अक्षर ले लेते हैं और उसी के अनुसार अपने को एक क्या बनाना पड़ेगा? समीकरण बनाना पड़ेगा। उसी चर राशि के अनुसार अपने को क्या बनाना पड़ेगा? समीकरण बनाना पड़ेगा। यही कहलाएगा एक चर का रैखिक समीकरण। तो आइए चलते हैं प्रश्नावली 5.1। प्रश्नावली 5.1 है, नीचे दिए निम्न कथनों से समीकरण बनाइए। प्रश्न है, नीचे दिए निम्न कथनों से समीकरण बनाइए। कथनों से क्या बनाना है? समीकरण बनाना है। तो पहला प्रश्न है इसमें का, दो क्रमागत संख्याओं का योग, दो क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 11 है। अब इसमें से अपने को क्या बनाना है? समीकरण बनाना है। तो ध्यान देना बच्चों, दो क्रमागत संख्याओं का योग बोला है। क्रमागत यानी समझते हो आप लोग, क्रमागत यानी क्रम से। तो दो क्रमागत बोला गया है, तो मान के चलो हमें क्रमागत संख्या मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं, मान लो पहली क्रमागत संख्या, मैं बताया ना कि कोई भी चर राशि अल्फ़ाबेट 26 अक्षर में से कोई भी एक अक्षर ले लेंगे। तो मान के चलते हैं, मान लो पहली क्रमागत संख्या x है। क्या है? x है। और दो क्रमागत बोला गया है, तो x है। गिनती कहाँ से शुरू होती है? 1 से चालू होती है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो पहला संख्या तो अपने को x मान लिए, फिर x के बाद क्या होगा? (1), (2), (3), ऐसा ना। तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? x-1। ठीक है ना। तो दोनों संख्याओं का योग क्या बोला गया है? 11 बोला गया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार क्या x-1 बराबर 11। ठीक, पहली क्रमागत संख्या क्या है? x है। दूसरी क्रमागत संख्या क्या मिला? x-1। मान लो तीसरी क्रमागत संख्या का बात करें तो x-2, चौथी का बात करें तो x-3। ऐसा अपना क्रमागत संख्या कंटिन्यू निकाला जा सकता है। तो पहली क्रमागत संख्या को x माने, दूसरी क्रमागत संख्या x-1 और दोनों का योग बोला है ना। और दोनों का योग कितना बोला गया है? 11। तो क्या होगा? x-1 बराबर 11। अपने को बनाना क्या था? समीकरण। तो ये अपना एक समीकरण बन गया। अब देखो यहाँ पे एक ही चर राशि का समीकरण है। देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, तो दोनों सिंगल x का ही काम हुआ ना। तो ये क्या हो गया? एक चर का रैखिक समीकरण, और ये अपना आंसर आ गया। ठीक है बच्चों। इसी तरह अपना अगला प्रश्न है, जैसे मैं प्रश्न पढ़ के आपको बता देता हूँ कि टिकेंद्र व तेजराम की आयु का योग 30 है, जबकि टिकेंद्र की आयु व तेजराम की आयु की दुगनी है। ध्यान देना बच्चों, टिकेंद्र और तेजराम की आयु का योग 30 है बोला गया है। ठीक है, जबकि टिकेंद्र की आयु तेजराम की आयु की दुगनी है। ठीक, चल इसको मैं समझा देता हूँ प्रश्न को हल करके। ठीक, क्या बोला है? टिकेंद्र व तेजराम की आयु का योग, टिकेंद्र व तेजराम की आयु का योग कितना है?
30 है, जबकि शब्दों को विशेष ध्यान देंगे ना। टिकेंद्र की आयु तेजराम की आयु की दुगुनी है। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे बोला गया है कि टिकेंद्र व तेजराम की आयु का योग 30 है, ठीक है, जबकि टिकेंद्र की आयु तेजराम की आयु की दुगनी है। मतलब तेजराम की आयु की दुगनी किसकी आयु होगी? टिकेंद्र की आयु होगी। तो मान के चलेंगे तेजराम की आयु को x वर्ष, है ना। तो मान लो टिकेंद्र की आयु तेजराम की आयु की दुगनी है। तो तेजराम की आयु की दुगनी किसकी होगी? टिकेंद्र की होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं टिकेंद्र की आयु दुगनी बोला गया है ना। तो तेजराम की आयु क्या हो जाएगी? तेजराम की आयु x वर्ष और टिकेंद्र की आयु दुगुनी, तो कितना हो जाएगा? ये 2x हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, टिकेंद्र की आयु मिल गया अपने को, तेजराम की आयु दुगनी हो गया। तो तेजराम की आयु का योग टिकेंद्र और तेजराम, तो टिकेंद्र की आयु कितनी है? 2x है, और तेजराम की आयु कितनी है? x है, और दोनों की आयु का योग कितना है? 30 है। तो प्रश्नानुसार ले लेंगे क्या? x धन 2x, दोनों का योग बोला है ना, तो दोनों का योग कितना है? 30। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अपना नेक्स्ट प्रश्न है, एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की दुगनी और तीसरी भुजा के बराबर है, तो भुजा का योग 40 है। आप लोग बनाएंगे, चौथा पांचवा आप लोग बनाएंगे। इसके बाद प्रश्न दूसरा मैं बताऊंगा, क्या? नीचे दिए गए समीकरण को हल कीजिए। नीचे दिए गए समीकरण को हल कीजिए। तो ध्यान देना बच्चों, समीकरण को हल करना है। कैसे हल करेंगे मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। ध्यान देना, समीकरण को, प्रश्न दूसरा, समीकरण को हल कीजिए। तो कैसे हल करेंगे ध्यान देना। पहला प्रश्न है 5x धन 2 बराबर 17। 5x धन 2 बराबर क्या है? 17। समीकरण हमेशा याद रखना, दो पक्ष होगा, एक तो बायां पक्ष और एक दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों पक्ष, ठीक है। यह है अपना समीकरण को हल करने के। जैसे कि 5x धन 2 बराबर 17 दिया है, ये अंक है और ये अंक है, तो क्या करते हैं? पक्षांतर कर देते हैं। किसको? अंकों को अंकों की ओर करने पर। तो ध्यान देना बच्चों, हमेशा पक्षांतर करना आप पिछली छोटी कक्षाओं में सीख चुके हो। धन को पक्षांतर करेंगे तो किस में बदलेगा? ऋण चिन्ह में बदलेगा। ऋण चिन्ह को पक्षांतर करेंगे तो धन चिन्ह में बदलेगा। गुणा को पक्षांतर करेंगे तो भाग में बदलेगा, और भाग को पक्षांतर करेंगे तो गुणा में बदलेगा। तो ध्यान देना बच्चों, ये धन 2 है, 17 की ओर पक्षांतर कर देते हैं, तो 5x 17 अपने जगह रहेगा। ये धन 2 इधर आके किस में बदल जाएगा? ऋण 2 में। तो 5x बराबर 17 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 15। कितना बचेगा? 15। अब ध्यान देना बच्चों, 5 और x आपस में क्या हो रहा है? गुणा में है। अब गुणा को पक्षांतर कर दो, तो ये 5 को पक्षांतर करेंगे, ये गुणा हो रहा है x के साथ, तो गुणा को जब पक्षांतर करेंगे 15 की ओर, तो किस में चला जाएगा? वो भाग में चला जाएगा। 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3। ये हमारा क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा, ठीक। इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे कि तीसरा प्रश्न लेते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न है 4x धन 8x बराबर 17x ऋण 9 ऋण 1। हमेशा ध्यान देना बच्चों, जब समीकरण हल करने के लिए बोला जा रहा है तो उसमें अपने को पद को देखना है। जैसे कि यहाँ पे 4x धन 8x है, मतलब जुड़ जाएगा, ये समान समान राशि है।
तो समान समान राशि को चेक करना है पहले, जुड़ रहा है कि घट रहा है। यदि समान राशि नहीं है तो उस स्थिति में अपने को क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा। क्यों पक्षांतर करेंगे, समान समान राशि को एक जगह नोट करके हल किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4x और 8x तो ऑलरेडी वो हल हो ही जाएगा। तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, ये 12x। ठीक है, और ये कितना है, 17x है। ऋण और ऋण का गुणा होगा धन, लेकिन 9 और 1 क्या हो जाएगा, 10, जुड़ जाएगा। लेकिन बड़ी संख्या में ऋण है तो ऋण 10। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों, ये 17x है और ये 12x है। यहाँ पे 17x के सामने किसी चिन्ह का निशान दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात यहाँ पे किसका चिन्ह है, धन का चिन्ह है। तो धन 17 को या 12 की ओर ले आओ या 12 को 17 की ओर ले आओ। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये 17x को 12 की ओर ले जाता हूँ मैं। तो 12x जिसको हम क्या बोलते हैं, पक्षांतर करने पर। ठीक है, तो ये 17x को इधर ले आता हूँ, तो ऋण 17x बराबर ऋण 10। 17 में से 12 कम करो, तो 17 में से 12 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 5। 12 है ना, 5 बचेगा। लेकिन बड़ी संख्या में ऋण है तो ऋण 5x बराबर ऋण 10। ध्यान देना बच्चों, बीच में बराबर का निशान है तो बराबर के दोनों साइड यदि ऋण चिन्ह है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बच्चा अपने पास क्या, 5x बराबर 10। फिर पक्षांतर कर देते हैं, गुणा में है पहले जैसे आ गया ना, तो ये हो जाएगा 10/5, 5 दूनी 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2। ये हमारा अगला उत्तर। ठीक है, बहुत ही सरल है समीकरण हल करना, आपने पिछली कक्षा में भी हल करना सीखा था। इसमें और एक आध प्रश्न देख लेता हूँ। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें का तीसरा बता दिया आप लोगों को, पांचवा बता देता हूँ। ठीक, पांचवा प्रश्न देखो, 3 z ऋण 2 धन 5z बराबर 2। ठीक, इसको हल कर देते हैं। यहाँ पे देखो 3 है, उसका कोष्टक में z ऋण 2 है, फिर धन 5z बराबर 2। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे अब गुणा वाला संख्या प्राप्त हुआ है, तो ये क्या करेंगे, कोष्टक को तोड़ेंगे। तो कोष्टक के बाहर क्या है, अंक है 3, और ये 3 को कहाँ ले जाते हैं, अंदर ले जाते हैं। तो 3z हो जाएगा, 3 का गुणा z के साथ 3z, ऋण 3 दूनी 6, और ये 5z बराबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो धन 3z और धन 5z, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8z, और ऋण 6 बराबर 2। अब ये ऋण 6 को 2 की ओर क्या कर देते हैं, पक्षांतर। 2 की ओर इसलिए पक्षांतर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सिंगल अंक है और ये अंक को अंक की ओर ले जाएंगे, तो ऋण 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, वो धन 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8z बराबर 2 धन 6। तो ये होगा 8z बराबर 6 और 2 8। अब क्या करेंगे, 8z के साथ गुणा हो रहा है, गुणा को फिर पक्षांतर करेंगे, तो z बराबर क्या हो जाएगा, 8/8, 8 एकम 8, अर्थात z का मान कितना आ गया, z बराबर 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही सरल है। ठीक है, अब लास्ट प्रश्न है छठवां, जिसको आप लोग बना लोगे। क्या है, ऋण 2 धन कोष्टक में x धन 4 बराबर 8x। इसको करोगे कैसे, ऋण 2 धन कोष्टक को तोड़ोगे तो x धन 4 ही हो जाएगा। ठीक है, ऋण 2 में 4 को क्या करोगे, घटाओगे, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, ऋण 2 बचेगा, सॉरी धन 2 बचेगा। अब x धन 2 बराबर 8x, x को 8 की x की ओर फिर लेके जाओगे तो धन उधर जाके किस में बदलेगा, ऋण 1 है ना, तो 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। ठीक है, 8 में से 1 जोड़ना नहीं है, घटाना है, तो 8x में से 1x चला जाएगा तो कितना x बचेगा, 7x बचेगा। अब जैसे ये वाला प्रश्न है, ऋण 2 धन x धन 4 बराबर 8x, तो इसको मैं बताया, ये ऋण 2 कोष्टक तोड़ेंगे तो ये ज्यों का त्यों लिखाएगा और ये 8x होगा। अब देखो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या में 2 है तो 2, और धन x बराबर 8x होगा। अब क्या करते हैं, ये धन x को 8x की ओर पक्षांतर कर देते हैं, तो 2 बराबर, जब 8x को उधर ले जाएंगे, 8x को अपने जगह रहेगा, x को इधर ले आएंगे तो ऋण x होगा। क्या होगा, ऋण x होगा। ठीक है, तो 8x में से 1x जाएगा तो कितना x बचेगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7x बचेगा। और अब अपने को x का मान निकालना है, गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 2/7 या
x बराबर 2/7, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ध्यान देना बच्चों, जो बताया आपको समझ आया होगा। इसके बाद समीकरण के लिए कथन बनाना है और समीकरण को हल करना है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है।